हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में प्रवेश लेना है, ठीक है, अर्थात एडमिशन लेना है, तो आपको एक लिखित टेस्ट से गुजरना होता है, ठीक है, यानी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम द कॉन्सेप्टम बुक का सिलेबस A to Z अपने इस चैनल पर कराएंगे। डिस्टेंट जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों के सीनियर्स ने बताया भी होगा, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में एडमिशन लेने के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है द कॉन्सेप्टम। क्या मानी जाती है बेटा? द कॉन्सेप्टम। यानी ये ऐसी बुक है स्टूडेंट कि इसको ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं कंटिन्यू हर साल स्टूडेंट, ठीक है। और एक बार मैं बताता चलूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे AIME के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए ताकि आप लोग अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप लोगों के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का, ठीक है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे ये आप देख रहे होंगे द कॉन्सेप्ट है ना, हम इसका A to Z सिलेबस अपने चैनल पर कराने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट अगर आप लोग हमारी वीडियो रेगुलर देखेंगे, ठीक है, अर्थात पूरी बुक का सोल्यूशन अगर देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं वीडियो लेक्चर को और कैसे देखिए। और एक बार मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ये मेरा तीसरा लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में मैंने परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का क्या बेस समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार किस रूप का होता है, शांत होता है कि अशांत होता है, ठीक है, शांत या अशांत होने के लिए स्पेशल कंडीशन क्या होती हैं। तो वो दूसरा जो लेक्चर था स्टूडेंट, ठीक है, उसमें मैंने सारा सब कुछ डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि मेरा दूसरा लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आज के जितने भी मैं सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम वो उसी बेस पर या उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 8 से आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। और एक बात मैं बताता चलूँ कि पहले हम मैथमेटिक्स का पोर्शन करा रहे हैं। किसका? मैथमेटिक्स का पोर्शन करा रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक के मैं आपको प्रश्न सॉल्व करा चुका हूँ। आज के लेक्चर में मैं 9 से आगे के अर्थात 9 और 9 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 को लगाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, समझे। अभी इसमें कहा गया है 5.233 और ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया है, इसके ऑप्शन में आपको बताता रहा हूँ, इसमें क्या है 1, ठीक है। क्वेश्चन को समझे। ये क्या है 5.233 डॉट डॉट डॉट। इस बात का मीनिंग ये है कि आगे 3 की जो रिपीटिंग है वो आगे भी हो रही है, यानी आगे भी आपका 3 बार बार आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तब इसमें ये तना की संख्या देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है, प्राकृतिक है या अभाज्य है, ठीक है। ये आपको इसमें बताना है। पहले ऑप्शन में आपको दिया है परिमेय के लिए, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। दूसरे ऑप्शन में आपके लिए दिया है अपरिमेय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और तीसरे में दिया है आप लोगों के लिए स्टूडेंट अभाज्य। मेरा विकल्प का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो विकल्प आपके यही है। और चौथे नंबर पे आपका बेटा प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो ये ऑप्शन आपको दिए हैं। यानी एक बार मैं ध्यान से आपको बताता चलूँ कि प्रश्न संख्या में आपको ये क्वेश्चन दिया है 5.233 डॉट डॉट डॉट, ठीक है 1 क्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको बताना है। तो देखो इसको बताने के लिए बेटा मैंने आपको बताया कि जो मैंने कल ये पिछला वीडियो लेक्चर, दूसरा जो लेक्चर था परिमेय संख्याओं का जो बेसिक था, उसको अगर आप देखें तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है डिस्टेंस, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं देखा है तो आपको समझाने के लिए मैंने इधर साइड से लिख रखा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बेटा? देखिए ऑप्शन को बाद में समझाऊंगा, पहले से कॉन्सेप्ट को समझा दूँ, ठीक है। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में हम लिख सकें। और क्या होता है, कभी भी q का मान 0 नहीं होना है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे 7/8 जब मैं इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा, से 8.8
0.875 आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अगर आपको 7/8 दिया हो तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में है, यानी पी बाई क्यू के रूप में है, यानी 7/8 पी का मान कितना है, तुलना करूंगा तो पी का मान है 7 और क्यू का मान कितना है 8 है, यानी ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन बेटा कंडीशन ये कि ये क्या है, ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे भी देते हैं कि बताइए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको देखने के लिए बेटा आपको मैं बताता चलूँ स्टूडेंट, ध्यान से समझें कि देखिए अगर ये जिस टाइप से आप ये पुनरावृत्ति देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा डॉट डॉट कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या का ही होता है। किसका होता है बेटा, परिमेय संख्या का ही होता है। यानी अगर मैं 7/8 की बात करूं या इस नंबर की बात करूं तो दोनों ही क्या परिमेय है, दोनों ही क्या परिमेय, क्योंकि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करने के बाद ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर इस बात करता हूँ जैसे 5/3 में अगर मैं नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करता हूँ, ये तो मुझे पक्का पता है कि ये रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पी का मान 5 है, क्यू का मान 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं जब इसको आगे डिवाइड करूँगा तो इसका मान मुझे मिलेगा 1.666। इसका मतलब क्या, ये 6 अभी बार बार रिपीट होता रहा है। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। जिनको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है तो मेरे से जस्ट पीछे वाला लेक्चर जरूर देखें, ताकि मैंने इसकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जब मैं 3 से 5 को डिवाइड करूँगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 1.6666, और ये 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। और मैंने कल भी आपको बताया था और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो अंक बार बार रिपीट होता है उस अंक के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बार। ठीक है, तो देखिए ऐसा जो दशमलव प्रसार जिसमें डॉट डॉट नहीं आता है तो ये तो शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। अच्छा, अब इसमें डॉट डॉट आ रहा है, ठीक है, ये कहलाता है आपका अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा बेटा, अशांत। अब अशांत होने के साथ इसमें 666 बार बार आ रहा है तो इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है स्टूडेंट, ये अब देखिए अब परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है आपका अशांत। ठीक है, अशांत में भी क्या, आवृत्ति। अशांत में भी वो कौन सा, आवृत्ति, क्योंकि इस नंबर कोई सा, ये नंबर यहाँ तो 6 आ रहा है, कोई सा भी नंबर 1 या 2 नंबर बार बार रिपीट होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जब बार बार रिपीट होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको देखा अगर ये दिया जाए तो भी आप क्या पाएंगे, ये भी एक परिमेय संख्या है। आपको अगर ये चीज दी जा रही है, क्योंकि ये नंबर किससे आ रहा है, ये नंबर इसी से तो आ रहा है 3/5, और 3/5 क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये नंबर भी क्या परिमेय है और ये नंबर भी क्या है, परिमेय है। दोनों परिमेय हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट। ठीक है, एक बार फिर समझो, 7/8 तो आपको दिख रहा परिमेय, लेकिन इसको जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी ये जो चीज आई है वो आई तो इसी से है। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये परिमेय है तो ये भी क्या बेटा आपका परिमेय है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से लिखा है तो ये भी क्या बेटा आपका परिमेय, यानी कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करने पर। ठीक है, वो बात अलग है कि दशमलव प्रकार का जो टाइप वो अलग है, अशांत आवृत्ति। सॉरी, 2 बार लिख दिया यहाँ पे, अशांत आवृत्ति स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात को याद रखें कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और ऐसे तो आपको डायरेक्ट अगर 7/8 डायरेक्ट दे रखा तो आप देख के बता ही सकते हैं कि पी बाई क्यू फॉर्म में ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा एक बार और बताता चलूँ कि देखिए मैं 6 की बार बार रिपीटिंग हो रही है, यानी एक ही नंबर की बार बार रिपीटिंग हो रही है, वो भी 6 की रिपीटिंग हो रही है। ठीक, तो हम 6 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद याद रखें स्टूडेंट कि अगर नंबर ऐसे लिखा है तो इसको देख के बता सकते हैं परिमेय है, लेकिन ऐसे अगर लिखा है तो आपको ये देखना है कि ये पूरी तरीके से स्टॉप हो गया है, इस तरीके से डॉट डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है डॉट डॉट आ गए तो भी ये परिमेय है, और डॉट डॉट आगे आ रहा है तो भी क्या ये परिमेय है। लेकिन इसमें परिमेय होने के लिए शर्त ये है कि कोई ना कोई अंक रिपीट हो रहा होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर इस टाइप का अगर कोई नंबर लिखा है और इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अर्थात कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो वो परिमेय नहीं कहलाएगी। जैसे देखिए मैं हर समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए वर्गमूल 2 ये पाई दोनों क्या है, अपरिमेय, दोनों क्या है, अपरिमेय। ठीक है, जब अपरिमेय स्टैंड तो देखिए यहाँ पे देखिए वर्गमूल 2 का मान कितना, 1.414145, मतलब आगे जा रहा है, लेकिन इसकी तरह आगे जा रहा है। अब ये क्या अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन इसके अंदर आवृत्ति हो रही है 6 की, बार बार 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके बाद हर बार क्या नया नंबर आ रहा है, हर बार क्या आ रहा है, नया नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अशांत तो है, जिसमें डॉट डॉट चला, इसमें डॉट चला, लेकिन ये आवृत्ति है क्योंकि इसके अंदर एक ही अंक या 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है बेटा, होता है आपका अशांत होता है और अनावर्ती होता है। ठीक है, अशांत का मतलब ये भी स्टॉप नहीं हो रहा है, अनावर्ती मतलब किसी भी शब्द की
रिपीटिंग नहीं हो रही है स्टूडेंट, ठीक है, अशांत अनावर्ती। आया क्वेश्चन में आया होगा। इसी प्रकार से आप पाई को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पाई का मान 3.1415 मतलब ये बहुत आगे तक जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर बार बार आ रहा है लेकिन कोई भी शब्द रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी शब्द रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत ये भी है, अशांत ये भी, इस बात को याद रखना है। लेकिन परिमित संख्याओं का जो होगा वो रिपीट होगा, लेकिन अपरिमित संख्या का कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, हर बार नया नहीं नंबर आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो याद रखें कि जिसमें किसी अंक की रिपीटिंग नहीं होती है, किसी भी अंक की रिपीटिंग नहीं है, बार बार कोई अंक दोबारा नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपरिमित संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं ब्रो? अपरिमित संख्याएं होती हैं। जबकि परिमित संख्याओं में कोई ना कोई अंक रिपीट जरूर से जरूरी होगा। तो कोई नंबर इस टाइप से आपसे पूछा जाए या इस टाइप से आपको पूछा जाए, ठीक है, लेकिन याद रखने की बात, इंपॉर्टेंट बात ये, कोई ना कोई अंक रिपीट हो रहा हो तब ये परिमेय कहलाएगा। अगर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा जैसे ये, तो ये कहलाएगा आपका अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब देखिए आप समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि 5.2, ठीक है, 3 अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। और देखिए इस टाइप का सवाल आ गया है ना, 1.666, यहाँ पे क्या आपका 5.2333, लेकिन कहने मतलब है 3 रिपीट तो हो रहा है बार बार, और जब 3 रिपीट हो रहा है तो अशांत आवृत्ति है, और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है, तो किसका होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति। इसको देखने के लिए आसान तरीका यही है कि इसके अंदर कोई ना कोई अंक दोबारा रिपीट हो रहा होता है। लेकिन जो अपरिमेय की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी अंक अशांत तो रहेगा, अशांत तो है भी, लेकिन कोई भी अंक बार बार रिपीट इसके अंदर नहीं होता, जैसा कि इसमें हो रहा है या जैसा कि इसमें हो रहा है। तो निश्चित ही कौन सी संख्या आई है आपकी, परिमेय संख्या है बेटा। कौन सी संख्या आई है आपकी, परिमेय संख्या। आई होप के समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में कहा हमसे, ये कहा है 2.01202 है 1, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी यही है इसका परिमेय, ऑप्शन में भी क्या देखिए परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। और बेहतरी में लिख देता हूँ, पहले ऑप्शन पे लिखा है इसका परिमेय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरे ऑप्शन पे लिखा है इसका अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय से समझ जाना, इस टाइप से शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तीसरा आपको दिया है इसका, यानी इसका तीसरा ऑप्शन दिया है इसका पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन इसका दिया है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिया है आपको पूर्ण संख्या। क्या दिया बेटा आपका, पूर्ण संख्या। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए मैं आप बात करता हूँ, देखिए पूर्णांक या पूर्ण संख्या से तो यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं है। जब अगर इस टाइप का ये दशमलव प्रसार चल रहा है तो इन नंबर से भी कोई भी मुझे मीनिंग नहीं है, ना तो पूर्णांक इस टाइप के होते हैं और नहीं पूर्ण संख्या ये पैंटम आती है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 0.01202, ठीक है, लेकिन याद रखें, देखिए मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, ये ऐसे का है 1, ठीक है, यानी इसके अंदर किसी भी अंक की रिपीटिंग नहीं हो रही है। यानी इस वाले प्रसार को देखिए, इसको 0.875। अब देखिए आगे डॉट भी नहीं जा रहा, तो इसमें भी बिल्कुल डॉट नहीं जा रहा है ना, तो ये भी क्या है, ये दशमलव प्रसार, ये कैसा है, शांत है। कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। और दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, परिमेय संख्या का होता है। तो इसके अंदर भी ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका, परिमेय संख्या ही राइट होगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा, आगे बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 11 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट, कहा है निम्नलिखित में किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी दशमलव किस भिन्न का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया आपका 11/8 और दिया आपका 11/24, फिर दिया आपका 13/75 और आपको दिया है 13/30, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कहा है, ये जो भिन्न दे रखी है, ठीक है, यानी सारी भिन्न परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि किसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत, यानी इस टाइप का होगा, इस टाइप का, यानी रिपीटिंग भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए कल के लेक्चर में मैंने ये बताया था कि परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जिसमें नीचे वाले संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, ये उसके गुणनखंडों में, यानी अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 आए या 5 आए, या फिर 5 और 2 और 5 क्या है, दोनों आए,
2 और 5 दोनों आए। देखिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं 8 की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ 8, देखिए तो 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर समझिए ये 24, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा 3, यानी इसके फैक्टर में 3 आ रहा है। अच्छा बात करते हैं हम 13/75 की, 13/75 की, तो 75 में आ जाएगा देखिए 5, पहले 3 से ले लेते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। बात करते हैं 13/30 की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है सर। अब ये देखिए नीचे वाली संख्याओं को मैंने फैक्टर कर दिए, तो मैंने शांत के लिए कंडीशन होती है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए जो नीचे वाले नंबर होते हैं या जो परिमेय संख्या का जो हर होता है, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए, 2 के रूप के हों या 5 के रूप के हों या 2 और 5 दोनों के रूप के हों। अब तो अब इसमें देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि इसमें केवल 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, इसमें 2 और 3 आ रहा है, इसमें 3 5 5 आ रहा है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या आ रहा है कि 3 जो आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 10 के लिए 30 के लिए 2 5 3 यानी इसके अंदर 3 आ गया, इसके लिए अंदर 3 आ गया, इसके अंदर भी 3 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये था इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। मैंने क्या था, दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जिसके नीचे या तो 2 आना चाहिए या फिर केवल 5 आना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों आए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें केवल 2 आ रहा है, तो इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी किसी का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। आई आपको समझ में आ रहा है, ये अच्छे समझ में आपको आया होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 11/8, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की, ठीक है। चलिए सब कर रहे हैं इसको, सवाल नंबर 12 क्या है, लगाते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 में हमसे कहा गया है, देखिए इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें अशांत पूछा है, क्या कहा है बेटा, अशांत, किसका अशांत होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन क्या है इसके, मैं बता रहा हूं आपको 12 के लिए 8/25 और फिर आपका बेटा 71/24, फिर क्या है आपका 7/8 और फिर है बेटा आपका 5/21। तो इसमें तना कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, 8/25, ठीक है। 71/250 है ये, 71/250, सॉरी माफ कीजिए, 71/250, ठीक है। अच्छा 7/8 है और 5/21, ठीक है। अब इसमें बताना है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाले नंबर है, ऊपर वाले नंबर पे गौर मत कीजिए, नीचे वाले नंबर देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 250 है, यहाँ 8 है, यहाँ कितना 21, यहाँ पे देखिए मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर 5 तो ऊपर ऐसे रहेगा, इसके जब फैक्टर करूंगा तो कितना आएंगे आपके 3 गुणा 7 आएंगे, 3 गुणा 7। तो मैंने आपको बताया कि अगर शांत होगा, शांत के लिए क्या होता है कंडीशन, 2 या तो उसके राज्य गुणनखंडों में 2 आए या 5 आए या फिर 5 और 2 दोनों आ जाएं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनसे अलग कोई नंबर आएगा, जैसे इसमें अगर बात कर लीजिए, इसमें 3 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, ना तो इसके अंदर 2 है ना इसके अंदर 5 है, आपको समझ आ रहा है। तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा बेटा, आपका अशांत होगा, डेफिनेट। यानी इसका जो चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 × 2 × 2 केवल 2 आ रहा है। इसके फैक्टर की बात कर लेता हूँ, 71/250 है ना, तो फैक्टर करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 2, ठीक है। देखिए फैक्टर 5 5 2, यानी इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा बात कर लें 25 की, तो आप जानते ही हैं, तो 5 × 5 आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव प्रसार किसका अशांत होगा, अशांत होगा जिसमें फैक्टर इन 2 5 के रूप के नहीं होंगे। तो कैसे में नहीं, इसमें नहीं आ रहा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 5/21 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चल रही देखिए शांत और अशांत देखने के लिए कंडीशन बेटा एक ही होती है, नीचे वाले नंबर के फैक्टर करिए, अगर उसके फैक्टर में 2 आ रहा है केवल, या केवल 5 आ रहा है, या 5 और 2 दोनों आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इनके अलावा कुछ और आया, या 3 आया, 7 आया, 11 आया, तो उसका दशमलव प्रसार बेटा अशांत होगा, डेफिनेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है। अगला सवाल ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं स्टूडेंट। 13 में हमसे बोला गया कि दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा होगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा, सम संख्याओं का मासा महत्तम समवर्तक होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को चेक करा रहा हूँ। ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है आपका 1 और ऑप्शन है आपका 3, यानी A B C D। कौन सा ठीक होगा? देखिए इसमें कहा है दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं, जैसे मान लीजिए क्रमागत सम की बात कर रहा हूँ, सम विषम नहीं, दो क्रमागत सम। जैसे सबसे पहली सम संख्या 2 है, ठीक है, फिर के दूसरा लिखिए 3 तो विषम आ गई, फिर आगे 4, ठीक है। तो इनका मासा क्या होगा? देखिए फैक्टर करिए तो 2 गुणा 2, 2 एकम 2 होता है, इसको कर लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए बात करते हैं इसके मासा की, किसी बेटा मासा की। तो मासा क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन, तो 2 इसमें भी आ रहा, 2 इसमें भी आ रहा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा? 2 आ रहा है, 2 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा, अच्छे से में आया होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 8 और लिखा 10, ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 1 तो सभी के लिए होता है, इसका आएंगे 2 गुणा 5 गुणा 1, ठीक है। मासा देखना चाहेंगे तो मासा देखने के लिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनका कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखिए 5 ऊपर है, नीचे है तो ऊपर नहीं है, और इसको भी लिखना चाहो तो लिखो 1 लिख लो, ठीक है। 2 एकम 2 ही आएगा कहने का मतलब, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका? 2 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है दो क्रमागत सम संख्याओं का जो HCF होता है, मासा होता है, वो क्या होता है? 2 ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको रब कर रहा हूँ, चलिए देखिए एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई भी सवाल करने में कोई भी दिक्कत आपको बेटा आने वाली नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए आगे करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 में ये कहा गया स्टूडेंट कि किसी पूर्णांक Q के लिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ठीक है। यानी कोई पूर्णांक है, किसी पूर्णांक Q के लिए, ठीक है, विषम, ठीक है, विषम पूर्णांक का रूप, पूर्णांक का रूप होगा। देखिए क्या होगा? देखिए पहले ऑप्शन पे दिया आपका A पे दिया आपका Q, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका 2Q प्लस 1, ठीक है। और तीसरा है आपका बेटा Q प्लस 1, और चौथा है आपका 2Q। कितना बेटा? 2Q। देखिए स्टूडेंट Q क्या है? Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? Q एक पूर्णांक है, किसी पूर्णांक Q, यानी Q क्या पूर्णांक है? तो Q के मान कौन कौन से हो सकते हैं पूर्णांक के लिए? देखिए पूर्णांक तो माइनस के भी होते हैं, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, माइनस के भी इनफाइनाइट। तो हमें देखो माइनस वाले पे, 0 पे तो गौर नहीं करनी है, माइनस या 0 पे गौर नहीं करती है, हमें बात करनी है विषम के लिए। क्या बोल रहे हैं बेटा? विषम के लिए, ठीक है। तो विषम के लिए हमें देखना है कि ये वाला रूप होगा, ये वाला रूप होगा, ये वाला रूप होगा, ये वाला होगा। एक बार बता लो Q के मान, ये सारे मान Q के ही हैं, सारे पूर्णांक स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मुझे चेक ये करना है कि इसमें कौन सा केसेस, ठीक है, कौन सा केस क्या होगा आपका? विषम पूर्णांक होगा। अब देखिए मैं ये इस वाले ऑप्शन बात करता हूँ, ठीक है। Q का मान अगर मैं 1 ले रहा हूँ, Q का मान ले रहा हूँ 1, जब मैं Q का मान 1 लूंगा तो मुझे ये विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? ये विषम मिलेगी, ठीक है। किस की बात कर रहा हूँ मैं? इस Q बराबर Q की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं Q का मान कितना ले रहा हूँ? 2 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? तो 2। तो Q बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब ये क्या बेटा? सम है, 2 क्या है? सम है। यानी इसका ऑप्शन तो ठीक गलत होगा कि उसने बात किसी करी? विषम पूर्णांक के लिए बात करी है। तो यहाँ पे अगर Q के मान रख रहा हूँ 1 2 3, तो इसमें एक सम आ रहा, विषम आ रहा, दूसरा सम आ गया, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट क्या है इसका? ये वाला पार्ट, ठीक है। मैंने ऑप्शन बी नहीं लिखा, आप समझ रहे होंगे। ये तीसरा पार्ट है इसका, ये चौथा ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। इसकी बात करते हैं, क्या है? 2Q प्लस 1, ठीक है। Q के मान बता चुका हूँ, 1 लिख के देखिए, 2 लिख के देखिए, 3 लिखिए। तो लगिए देखिए अगर मैं Q की जगह लिखता हूँ, 2 तो ये आ गया, Q की जगह 1 लिखिए तो 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। तो 2 एकन कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 3 हो गया। दिस इज क्या है? ये विषम संख्या है, यानी विषम पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट। क्या ये विषम पूर्णांक है? अच्छा बात करते हैं अब Q बराबर 2। देखिए इसी में अगर हम Q की जगह 2 लिखूँ तो 2 × 2, यानी Q की जगह 2 आ रहा है, प्लस के 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये भी क्या आपका बेटा
आपका विषम है। यानी कहने का मतलब मेरा ये स्टैंड कि इस वाले केस में क्यू का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखूं, लेकिन फाइनली जो मान आएगा मुझे एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा? ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन वाला बिल्कुल राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे को हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो फाइनली आंसर है वो एकदम मिल चुका है, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट इतना समय नहीं होता है कि चारों ऑप्शनों को चेक किया जाए। ठीक है, लेकिन मैं किसी किसी को चेक करके दिखा देता हूँ कि चारों ऑप्शन क्या चेक करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमसे 15 की बात करी गई। देखिए 15 में कहा क्या गया, देखिए इसमें द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, लेखक के, देखिए इसमें आपको करना नहीं है, आपको बुक्स का नाम दे रखा है, इसके लेखक बताने हैं। ठीक है, बुक्स का नाम है द बुक ऑन, मैं लिख देता हूँ द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस ठीक है, ये बुक का नाम आपको दे रखा है। अब इसके अंदर नाम दे रखे हैं चार ऑप्शन, जे कार्डन है, दूसरा बी ऑप्शन पे है जेम्स बर्नूली है, तीसरे पे आपका एडी मोइवरे है, और डी पे आपका पियरे साइमन लॉलपास। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जो राइट आंसर है मैं केवल वो आपको बता रहा हूँ, आप बुक से मैच कर सकते हैं इसको। इसके जो लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं, जो इसके लेखक यानी राइटर है, मैं इसका सटीक आंसर में बताता हूँ। इसका जो सटीक आंसर है बेटा वो है जे कार्डन, यानी जो आपके ए नंबर पर रखा है जे कार्डन, यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 में ये कहा गया है कि n-1 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। ठीक है, तब n बराबर, यानी n है क्या, पहला ऑप्शन में दे रखा है आपका एक पूर्णांक, क्या दे रखा है, पहले पे दे रखा है एक पूर्णांक, ये इसका ए ऑप्शन है, यानी इसका पहला ऑप्शन है ये एक पूर्णांक। दूसरा आपका दे रखा है, दूसरे में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंड, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टैंड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका है, तीसरा ऑप्शन आपका है एक सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, यानी n का मान इसमें बता रहा हूँ। चौथे ऑप्शन पे आपको दे रखा है स्टैंड एक विषम संख्या, क्या दे रखा है आपका बेटा, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है स्टैंड, चलिए इसमें देखिए कहा यह गया स्टैंड, बात को समझे मेरी, ये कहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि n-1 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। ठीक है, यानी तो इसमें n का मान क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, यह प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यह सम संख्या होनी चाहिए, यह विषम संख्या होनी चाहिए, ये कहा गया। ठीक है स्टैंड, अब देखिए अब 8 से विभाजित है, बात को समझे, 8 से विभाजित है कौन, n नहीं n-1। ठीक है स्टैंड। अच्छा पहले इसको चेक कर लिए पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक की अगर मैं बात करता हूँ तो पूर्णांक का मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इनफाइनाइट तक सब पूर्णांक है। ठीक है, अगर देखिए पूर्णांकों में बात करता हूँ n की जगह 1 रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि 8 से विभाजित है तो 8 से या तो नंबर 8 होगा या फिर 8 से बड़ा होगा, ये बात तो पक्की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो मत रखिए, 8 से आगे रख लीजिए। अगर मैं n बराबर 8 रखता हूँ तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, तो 7 ये तो फिर कटने वाला नहीं है, यानी इस बात करता हूँ पूर्णांक तो 7 है, यानी मैं 1 से लेकर 7 तक तो चेक नहीं कर रहा, 1 से लेकर के 7 नंबर तक चेक नहीं कर रहा, यानी पूर्णांक के लिए मैं ले रहा हूँ आपका n बराबर 8 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ 8, तो मैं 8 यहाँ लिखूंगा तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, 7 8 से नहीं कटेगा। अच्छा अगर मैं n बराबर 9 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 9, तो देखिए 9 में से जब मैं 1 घटाऊंगा, 9 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, यानी 9 में से कितना 8, तो 8 से 8 कट जाएगा एक बार। लेकिन अगर मैं n बराबर कितना लेता हूँ 10 लेता हूँ, कितना लेता हूँ बेटा 10 लेता हूँ। ठीक है, जब मैं 10 लूंगा तो 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, फिर ये कटेगा नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या में। अब प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो होती है प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या होती हैं। तो अगर देखिए अगर मैं इसी के लिए 7 से आगे के लिए स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये 8 से विभाजित है तो नंबर क्या होना चाहिए, या तो 8 के बराबर होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 8 का 8 पहली बार में तो 8 ही आ जाता है। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्या के लिए बात करता हूँ, अगर प्राकृतिक संख्या यानी n का मान अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, तो 9 से 1 घटाऊंगा
तो 8 बचेगा तो 8 से 8 कट जाएगा। लेकिन अगर मैं n का मान 10 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 10, ठीक है, तो 10 में से घटा में कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा तो 9 8 से नहीं कटेगा। अगर n का मान मैं 11 लेता हूँ, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो 11 लूँगा तो 11 में से घटा 10 बचेगा और 10 8 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, सम संख्या तो हो ही नहीं सकता, n का मान क्यों नहीं हो सकता, देखिए ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ठीक है, तो ये हमेशा सम संख्या को काटेगी, किसको काटेगी, सम संख्या की। जैसे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, यानी 16 24 32 है ना, या 40, सब सम संख्या आ रही, तो ये तो कटेंगी। लेकिन इनमें कहा कि n-1, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए सम की बात करूं, जैसे मैंने मान लिया 10 ले लिया, तो 10 में से घटाओ तो 9 बचा, तो कटेगा ही नहीं, है ना, सम लेना है ना मुझे। 12 लीजिए, 12 में से घटाइए तो कितना बचा, 11, 8 से कटेगा नहीं, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हाँ, अब देखिए जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा तो ऑटोमेटिकली सही होगा। अब ये कैसे सही होगा, इसको आइए देखिए, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ इस टाइम, ठीक है। देखिए मैं बात करता हूँ 8 से बड़े नंबर के लिए, 8 से बड़े नंबर के लिए अगर मैं n का मान 9 लेता हूँ, क्योंकि मुझे 8 से काटना है, तो n का मान हमेशा मुझे कैसे लेना पड़ेगा, 8 से, या तो 8 लेना पड़ेगा 8 के बराबर हो, या फिर 8 से बड़ा हो। ये तो बात आप समझ में आ रही है। अब देखिए अगर मैं n का मान लेता हूँ आपका 9, कितना लेता हूँ बेटा 9, तो 9 से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 8, तो 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कोई दूसरी विषम संख्या लीजिए, ठीक है, मान लीजिए विषम संख्या में आप देखिए, जैसे मैंने n का मान कितना लिया था, n बराबर 9 पे चेक कर रहा था मैं, किस पे चेक कर रहा था, 9 पर, यानी विषम के लिए चली थी ना, विषम के लिए, तो विषम के लिए n बराबर कितना ले रहा था, 9 ले रहा था, तो 9 से जब 1 कम करेंगे तो 8 बचेगा, 8 से 8 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। अच्छा, अब आता है तुम्हारा 11 आता है 9 के बाद विषम संख्या में 11, तो 11 से जब 1 कम करेंगे तो नहीं कटेगा, कितना बचेगा आपका 12, यानी कहने का मतलब ये है, अभी हम 13 रखे हैं 15 रखे हैं तो नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं n का मान 17 रखूंगा, कितना रखूंगा 17 रखूंगा, ठीक है, 17 एक विषम संख्या है कि नहीं है, 17 एक विषम संख्या है, तो जब 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपको 16 बचेगा, तो 16 8 से कट जाएगा। आपको क्वेश्चन आ रहा है। इसी प्रकार से आप n बराबर कितना रखिए 25 रखिए, 25 में से जब 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा, 24 8 से कट जाएगा, 8 से 24, यानी कहने का मतलब ये कि n का मान हमेशा क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगा, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी n का मान हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगी, विषम संख्या में से घटने के बाद क्या आ रहा है, कोई ना कोई सम संख्या आएगी जो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जो n का मान जो पॉसिबल है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए समझते हैं आप लोग, अगले साल को उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो में कौन सा ऑप्शन ठीक है कि n का मान कोई ना कोई विषम संख्या होगी, तभी n-1 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेष के अंतर, देखिए दो नंबर है आपके पास 70 और 125, ठीक है। अब ये नंबर हैं, ठीक है, जो ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में ये है सवाल, कहाँ गया सवाल, ये देखिए, ठीक है। जैसे ऑप्शन में दिया आपका 65 पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका दिया है 13, और ये दूसरा नंबर है आपका 13, और फिर आपका तीसरे नंबर पर आपका दिया स्टैंड 1750, और चौथा नंबर स्टैंड है आपका 875। ठीक, कहा यह गया है कि देखिए इनमें से कोई नंबर ऐसा है जिसमें हम मतलब इनको हम भाग कर रहे हैं, किसी इनमें से किसी से भाग करते हैं, तो शेषफल आपका कितना आता है, शेषफल आपका आ रहा है, शेषफल आपका कितना आता है, एक बार उस इनमें से किसी से भाग करूं, इसको भाग करता हूं तो शेषफल 5 आता है, तो इसको भाग करता हूं तो शेषफल कितना आता है, 8 आता है, यानी ये 8 को बोल। देखिए बात को समझे, क्वेश्चन ये है सवाल कि दो संख्याएं मेरे पास 70 125 में, ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या है जिससे 70 को भाग करें तो शेषफल 5 आए और 125 को भाग करें तो शेषफल 8 आए, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। अब देखिए 1350 तो 1750 बहुत बड़ी संख्या है, इनसे तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनेगा। इसी प्रकार से 850 भी नहीं बनेगा, 850 भी नहीं बनेगा। बात करते हैं 65 की, ठीक है, बात करते हैं 65 की, ठीक है। देखिए 65 से अगर मैं 70 को डिवाइड करता हूँ, देखिए बात को समझ ले, 65 को अगर मैं 70 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कितना, सॉरी गलत हो गया, 65 को डिवाइड कर रहा हूँ 70 को, ठीक है, तो 65 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, कितना बचा आपका शेषफल 5 बचा, यानी ये वाली बात तो बिल्कुल राइट हो गई।
अब इसी 65 से मुझे किसको करना है, 125 को करना है। ठीक है, तो जब 65 से मैं भाग करूंगा 125 को, 65 से भाग कर रहा हूं मैं 125 को स्टूडेंट, ध्यान से समझे स्टूडेंट। ठीक है, यानी इस वाले को चेक कर रहे हैं हम। तो 65 कन 65 धोनी 130 तो बहुत ज़्यादा, 65 कन 65 घटाइए कितना बचेंगे 0 और ये बचेगा 6, यानी 60 बचा। कितना बचा 60, तो यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। आने कितना था 8 आना था, तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल इसका गलत है। ठीक है, तो ये तो तीन तो गलत होगा, तो फिर ये ठीक होगा। तो देखिए इसको क्या कर लीजिए, देखो 13 पंजे 65, 13 पंजे यानी 13 से मैं भाग करूंगा किसको 70 को। ठीक है, तो 13 पंजे कितना जाएगा, ये 65 हो जाएगा, वो 5 बचेगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया, ऑप्शन आ गया। अब बात करते हैं 13 से किसको करें, हम 125 को कर लें। तो 13 से हम किसको कर लें 125 को बात करेंगे। तो 13 नंबर 117, 117 घटाइए कितना बचेगा, 15 में 8 कर सकते 8 बचा कि नहीं 8, तो यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। यानी अगर मैं 13 से 70 को भाग करूँ तो शेषफल आपका 5 आएगा, और जब 125 से भाग करूँ शेषफल आपका 8 आएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है आपका, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। और ये जो सवाल था आपका, ये सवाल आपका स्टूडेंट 17 नंबर यानी 17वां सवाल था। कौन सा सवाल था ये, 17वां सवाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या देखिए, ध्यान समझें, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सवाल, ध्यान से समझें। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसके लिए परिकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन नंबर है आपका 18 स्टूडेंट। ठीक है, एल्गोरिथम किसके लिए यूज होती है, बस मैं इतना लिख देता हूँ, मासा निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा मैं अभी तब से ऑप्शन लिख रहा हूँ, जो ऑप्शन है वो आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन रहेगा यही, मासा निकालने के लिए नंबर 2, ये फर्स्ट है। लासा निकालने के लिए नंबर 3 हो जाए इसका आपका भागफल निकालने के लिए। और नंबर 4 आपका शेषफल निकालने के लिए। किसके लिए बेटा, शेषफल निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो यूज करते हैं आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, हमारे पास 8 और 10 ऑप्शन है स्टूडेंट। ठीक है, 2 नंबर मेरे पास है, तो मैं अगर मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करूँ तो मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करूंगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 का 8 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, घटाइए कितना बचेगा 2, फिर मैं 2 को क्या बनाऊंगा, भाजक बनाऊंगा, इसको क्या बनाऊंगा, भाज्य बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो शेषफल आपको सुन, यानी ये क्या निकलेगा, आपका मासा निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो यूज करते हैं 2 धन पूर्णांकों का मासा निकालने के लिए करते हैं। काय के लिए, मासा। तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ये मासा, ये बिल्कुल आपका राइट होगा स्टूडेंट। ठीक है, याद रखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो यूज करते हैं 2 धन पूर्णांकों का मासा निकालने के लिए यूज करते हैं। क्या निकालने के लिए, मासा, न लासा, न भागफल और न शेषफल स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, सब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, याद रखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो यूज करते हैं हमेशा 2 धनात्मक पूर्णांकों का मासा निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 के मैं पहले ऑप्शन ही लिख देता हूँ, वर्गमूल 5, ये ऑप्शन लिख रहा हूँ पहला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3। तीसरा ऑप्शन है इसका 3 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इसका, चौथा ऑप्शन है आपका 4 वर्गमूल 3। देखिए इसमें ये कहा गया है, ये बताना है इसमें कौन परिमेय है, क्या ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये आपको बताना है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय बताने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं जल्दी से बता देता हूँ कौन परिमेय है। देखिए ये बिल्कुल भी परिमेय नहीं है। ठीक है, आपको समझ, तो ये परिमेय नहीं है और ये भी बिल्कुल परिमेय नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 3 क्या है, वर्गमूल 3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये किसमें से घट रही है, परिमेय से घट रही है। ठीक है, यानी इस फॉर्म का जो रूप होता है ये मैंने कल समझाया था। ठीक है, तो ये परिमेय नहीं है, सॉरी अपरिमेय, हाँ बिल्कुल अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है। ठीक है, और बात करते हैं ये भी अपरिमेय। देखिए इसको ये परिमेय है, ये क्या है, इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा ये बिल्कुल राइट होगा। ये क्या होगा, परिमेय होगा। कैसे, देखिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को काटिए, काट गया, काटने के बाद आपका क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 2 के नीचे 1 मान लीजिए, तो ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, p/q की फॉर्म में आ रहा है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि किसी के साथ फिर ऐसा केस नहीं बनेगा,
यानी वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 करने वाला आपका 2 बचेगा, 2 के नीचे मैं मान सकता हूँ, पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये का दिस इज अ परिमित संख्या, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहा गया है कि 20/3 का दशमलव प्रसार बताना है। क्या बताना है? दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, दशमलव आप देखिए इसमें ऑप्शन में है, देखिए शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है। देखिए पहले ऑप्शन में देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं, शांत पहला ऑप्शन है, दूसरा आपका अशांत, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसका अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ये चौथा ऑप्शन है इसका अशांत अनावर्ती। ठीक है, देखिए अशांत अनावर्ती की बात करूं तो अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या का होता है। अपरिमेय संख्या, ये तो क्या परिमेय संख्या है, 20/3 p/q की फॉर्म में, तो ये अशांत अनावर्ती तो बिल्कुल नहीं होगा। अशांत अनावर्ती किसका होता है? अशांत अनावर्ती होता है बेटा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी ये वाला अशांत अनावर्ती है, ये वाला ये। ठीक है, इसके अंदर किसी चीज़ की रिपीटिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर बात करता हूँ 20/3 में, तो 20/3 में रिपीटिंग हो जाएगी। देखो अगर मैं 3 से भाग करता हूँ किसको? 20 को, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, घटाइए कितने बचेंगे? 2, पॉइंट ला कर 0 बढ़ा लीजिए, फिर 20 हो जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, फिर घटाइए 2 बचेंगे, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 छंग कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, फिर आपका 2 बचेगा, यानी 6 आपका आता रहेगा, 6 आपका आता रहेगा। तो इसमें ये तो दशमलव प्रसार कैसा? अशांत है, अशांत है और आवर्ती है, अशांत भी है और आवर्ती भी है। अशांत इसलिए क्योंकि स्टॉप नहीं हो रहा है, आवर्ती इसलिए क्योंकि बार बार एक शब्द रिपीट हो रहा है, तो कौन सा होगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। याद रखें अशांत तो है, अशांत के साथ ही आवर्ती भी है, क्योंकि एक ही शब्द की क्या हो रही है? रिपीटिंग हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है 17 और 6 का एचसीएफ, 17 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए 17 को लिख सकता हूं मैं 17 गुणा 1 और 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 गुणा 1। एचसीएफ क्या होगा? दोनों का कॉमन, यानी मासा जो होगा, यानी एचसीएफ जो होगा। ठीक है, ठीक है, इसको शॉर्ट में एचसीएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? देखिए जो कॉमन कौन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा तो 1 ही होगा। यानी वैसे भी आपको दिख रहा था कि एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक सम संख्या और विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में जो 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा फिर इसने अगला सवाल पूछा, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था बेटा? ये आपका 21 था, अब मैं कर रहा हूँ आपका 22 में आपसे कहा गया स्टूडेंट कि 5 और 12 का, 5 और 12 का एचसीएफ। देखिए 5 क्या है? विषम है, क्या ये? विषम संख्या है, और ये क्या आपकी सम संख्या है। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है ना, जो ऊपर करा है। तो जब इसमें कौन फैक्टर कोई नहीं आएगा, तो इसका भी जो एचसीएफ पूछा आपसे, क्या पूछा? एचसीएफ किस किस का? 5 का और 12 का, वो भी कितना होगा? देखिए बेटा 1 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, सॉरी 23 की। 23 में क्या गया? एक 23 में शब्द है एल्गोरिथम, शब्द किस गणितज्ञ ने यूज किया? देखिए शब्द है एल्गोरिथम, इन्वर्टेड कॉमा एल्गोरिथम, ये कहा गया है। ठीक है, एल्गोरिथम शब्द किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है अल-ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़मी, यानी इसका जो पहला ऑप्शन है अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। कौन? इसका जो ये केवल आपको केवल याद करना है, इसमें ये कहा है कि एल्गोरिथम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, अल-ख्वारिज़मी लिख देता हूँ, अल-ख्वारिज़मी, ये इसका ये ऑप्शन पे है और यही बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है हिसाब उल, एक पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर। देखिए हिसाब अल जबर ब अलमुकाबला,
अल मुकाबला, हाँ यही सही है। इसके लेकर पूछें, ये बुक है हिसाब अल जबर बा अमुकाबला, ठीक है। इसके लेखक हमसे पूछे हैं, तो लेखक देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से जो सही है मैं इसको देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है बेटा आपका अल ख्वारिज़मी, यानी बिल्कुल जो ऊपर लिखा है वही इसका आंसर ठीक है। और ये बी ऑप्शन पर है। कौन से ऑप्शन पे है? ये बी ऑप्शन पर है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 में ये ए ऑप्शन पर है, क्वेश्चन नंबर 24 में ये आपका बी ऑप्शन पर है, यानी जो अल ख्वारिज़मी ऑप्शन है इसका वही ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी 3 गलत है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, 25 में कहा गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। गणित 25 का आंसर है, और ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पर ठीक है। नाम है गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। यानी गणितज्ञों का जो राजकुमार कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का मैंने ऑप्शन लिख दिया, वो कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है एएमयू के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के सवाल कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया है, ठीक है, और आप भी एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पूरी बुक का सॉल्यूशन देखें, तो आपको अभी प्लीज़ आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली इस पूरी की जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप भी अगर अलीगढ़ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम संख्या पद्धति के प्रथम संख्या 25 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।